हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करती है और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फिर वो अपनी दादी से बोला, दादी माँ, मुंबई में मेरा ज़रूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर आएंगे। दामिनी कटाक्ष भरी आवाज़ में बोली, अपने अतीत से भाग रहे हो मृत्युंजय। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, बीते हुए कल से कोई नहीं भाग सकता, वो एक न एक दिन हमें पकड़ ही लेता है। दामिनी मृत्युंजय की बात पर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलना चाहूँगी। शोभित दामिनी की बात पर बोला, वहाँ पर मॉम है, आपकी कोई भी चाल काम नहीं करेगी, इसलिए आप यहीं पर रहिए। दामिनी ने शोभित की बात पर अपने दांत पीस लिए। सावित्री अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय को गले लगाकर बोली, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मृत्युंजय सावित्री के पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं यहाँ वैसे भी नहीं आने वाला था। जो काम बरसों से अधूरा था उसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सावित्री मृत्युंजय से अलग होकर उसके माथे पर चूम कर बोली, सदा सुखी रहो और बहुत जल्दी मुझे परपोता भी चाहिए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आप अपनी बहू से कहिए थोड़ा कॉपरेट किया करें। मृत्युंजय की इस बेशर्मी भरी बात पर महक के गाल लाल हो गए और वो सबकी नज़रों से बचने के लिए इधर उधर देखने लगे। मृत्युंजय रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, यहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है। मैंने उन लोगों से बात की तो अब वो लोग मंदिर की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में देना चाहते हैं और मुझे भी इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। दुश्मनी से अच्छा यही है कि ये गवर्नमेंट को चला जाए, सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। रविंद्रनाथ मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? मृत्युंजय टाइम देखते हुए बोला, 3 बजे। 1 बज चुके हैं, हमें निकलना चाहिए। सावित्री मृत्युंजय की बात पर बोली, साथ में चलते हैं सभी। मृत्युंजय ने अपना सिर हिला दिया और उस आदमी की तरफ देखने लगा जो आलोक का छोटा भाई अनिरुद्ध था, जिसने महक के हाथ को पकड़ा था। मृत्युंजय अनिरुद्ध के पास आकर बोला, इसका तोहफा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। अनिरुद्ध मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर बोला, जब तुम्हारी असलियत तुम्हारी बीवी को पता चलेगी ना, तो तुम्हारे मुंह पर थूक कर भागेगी। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहीं दोबारा मुंह चलाने के लिए तुम्हारी जुबान सही सलामत बचे ना। तभी वहाँ आलोक आते हुए बोला, तुम मेरे भाई को धमकी दे रहे हो? मृत्युंजय पलटकर आलोक से बोला, नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अनिरुद्ध सारंग परिवार के नाम पर धब्बा है, जो अपने ही भाई की बीवी पर डोरे डालता है। कहीं तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा न हो। माया, जो कि आलोक के पीछे आ रही थी, मृत्युंजय की बात पर थोड़ी घबरा गई और अनिरुद्ध मुड़कर मृत्युंजय की तरफ देखने लगा। मृत्युंजय उन लोगों को इग्नोर करते हुए महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले। महक ने अपना सिर हिला दिया तो मृत्युंजय उसे वहां से ले जाने लगा। तभी शीतल वहां आई और बोली, मृत्युंजय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय रुक गया और बिना शीतल की तरफ देखते हुए बोला, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। शीतल एक नज़र महक को देखने के बाद बोली, बोलो। मृत्युंजय इस बार शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने महक के हाथ पर तेल क्यों गिराया? महक हैरानी से शीतल की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उससे इतने प्यार से और अच्छे से बात कर रही थी, उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? शीतल बिना किसी झिझक के मृत्युंजय से बोली, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? मृत्युंजय सर्व आगाज में बोला, मैंने आज तक अपनी बीवी के प्यार को नहीं समझा, तो मैं भला तुम्हारे प्यार को कैसे समझे और क्यों समझे? शीतल अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, बचपन से जब हम यहाँ, वो बचपन था, ये जवानी है। मुझे जो करना है खुलकर करूँगा। मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शीतल अपनी आंखों में नमी लिए बोली, लेकिन क्या कमी है मुझ में? मृत्युंजय बिना किसी झिझक के बोला, क्या खासियत है तुम में?
शीतल नफरत से महक को घूरते हुए बोली, और ऐसी क्या खासियत है इस मिडिल क्लास लड़की में जो तुमने सारी लड़कियों को छोड़कर इससे शादी की? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, महक की जो इंसल्ट करनी वो सिर्फ मैं कर सकता। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उसे मिडिल क्लास कहे। वो कोई गरीब नहीं है। इंडिया के द बिजनेस टाइकून मृत्युंजय सारंग की वाइफ है। वो तुम्हारी क्या औकात है जो मैं तुमसे शादी करूंगा? शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं महक की आंखों में आंसू आ रहे। तभी सावित्री शीतल को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये सब किया था बहू के साथ। शीतल रोते हुए बोली, तो क्या करती परी दीदी, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ मृत्युंजय से प्यार किया है और उसने इस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली। इधर मृत्युंजय की नज़र महक पर पड़ी तो अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हें रोने के लिए किसने कहा? हाँ? महक अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं आपके लायक नहीं है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तो मेरी क्वालिफिकेशन की बैंक नहीं कर सकती। एक बेवकूफ़ लड़की हो जो बहुत सेंसिटिव हो, बात बात पर रोती है, लेकिन समझदार हो, और मुझे ज़्यादा चालाक लोग नहीं पसंद, इसलिए चला लेंगे, जिएंगे धीरे धीरे पूरे जिंदगी। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए मंदिर से बाहर की तरफ से ले गए। सावित्री, रविंद्रनाथ, शिवराज, नीतिमा और वैदिक भी उसके पीछे चले गए और शीतल वहीं खड़ी रह गई। तभी अनिरुद्ध शीतल की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, तुम तो न घर के रही न घाट को, चाहे तो हमारे घर रह सकती हो। शीतल गुस्से में अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, तुम लोगों के घर में रहने से अच्छा है कि मैं सड़क पर भिक्षा मांगू। इतना कहकर शीतल उन लोगों के पीछे चली। अनिरुद्ध से बोला, मृत्युंजय ने तुम्हें दिन दहाड़े धमकी दी है, अब क्या करोगे तुम? अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हम भी आ रहे हैं मुंबई, देखते हैं कब तक वो उसकी खूबसूरत सी बीवी मेरी बाहों में आने से बच सकती है। माया अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, लेकिन इस तरीके से अनिरुद्ध माया को देखते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? माया अनिरुद्ध की इंस्टेंस नज़रों से देखकर चुप हो गई तो अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान बिखेरते हुए बाकी घर वालों की तरफ चला गया। तभी रागिनी माया के कान में धीरे से बोली, क्या अब दोनों का नाजायज संबंध है? माया रागिनी को घूरते हुए बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। रागिनी निराश भरी नजरों से माया को देखते हुए बोली, वो आपके देवर है। माया बिना किसी झिझक के बोली, मेरे सुगर डैडी भी है, अब चुप रहो। रागिनी घिन्न भरी नजरों से माया को देखकर बाकी लोगों की तरफ चली गई। पुश्तैनी होती प्राइवेट जेट गार्डन में खड़ी हुई थी और सभी लोग गार्डन में आ चुके थे। मृत्युंजय का सामान भी जा चुका था और वो किसी से फोन में बात कर रहा था। रविंद्रनाथ महक से बोले, महक, मुझे पता है कि मृत्युंजय थोड़ा अजीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। कंपनी चीज़ों के लिए वो बहुत कुछ प्रोजेक्टिव है, किसी भी हद तक जा सकता है। बात बात पर उसे गुस्सा आता है, लेकिन मैंने देखा है वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होता है। कभी उसे छोड़ना मत, और सबसे ज़रूरी हालात चाहे जैसे भी हो वक्त ले लेना, लेकिन मृत्युंजय से दूर मत जाना। महक रविंद्रनाथ की बात पर बोली, दादाजी, सब लोग कहते हो कि बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो अलग ही इंसान है, लेकिन मुंबई में इतने सेल्फिश क्यों रहते हैं? रविंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, जब जिंदगी खुदगर्ज बन जाए तब इंसान को भी खुदगर्ज बनना पड़ता है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। मुंबई रेलवे स्टेशन अमृत, वैशाली, लाखन और कुछ लोग और मुंबई पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर सारंग इंडस्ट्री का एड चल रहा था। वैशाली एड को देखते हुए बोली, काश ऐसा होता कि यहाँ आकर मैं भी इन लोगों से मिल पाती। शाला इतने अमीर होते हैं दुनिया में लोग। अमृत ने वैशाली को एक नज़र देख के अपना दूसरा फ़ोन निकाला जो कि उसके बैग में था और किसी को कॉल करने लगा। कुछ ही देर में वहाँ पर राजीव भागते हुए आया और गहरी सांसें लेते हुए बोला,
अमृत ब्रो, यू शुड हैव टोल्ड बिफोर कमिंग। इस तरीके से हार्ट अटैक मत दिया कर। और मृत्युंजय और बाकी लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने कहा कि शाम तक पहुंच जाए। अमृत राजीव की बात पर बोला, आई थिंक दे आर कमिंग बाय जेट। मैं शाम नहीं पहुंच पाया। राजीव हैरान होते हुए बोला, व्हाट यू मीन कि नहीं पहुंच पाया? तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे? तभी वैशाली सामने आते हुए बोली, हमसे शादी कर रहा था। ये सुन राजीव हैरान रह गया। वो अपनी आंखें बड़ी करके कभी अमृत को तो कभी वैशाली को देखने लगा। वैशाली और अमृत अब तक रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। राजीव उन दोनों को लेने आया था। वैशाली की शादी के जोरे में देख राजीव अमृत को अजीब तरह से घूर रहा था। ये देख वैशाली ने चिढ़ गई, ऐसे का देख रहे हो बे? हम तुमको एलियन लग रहे हैं का? भगवान ने हमको भी 2 कान, 2 आँख, 1 नाक और 1 मुंह दिया है। तुम्हारी तरह तो इस तरह हमको घूरना बंद करो। राजीव ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और वैशाली की तरफ इशारा करते हुए अमृत से आंखों ही आंखों में इशारा किया। लेकिन वैशाली ये भी देखकर समझ गई। उसने अमृत को पीछे धकेल दिया और राजीव के सामने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, उसके का पूछ रहे हो? हमसे पूछो, हम तुमको जवाब देते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं उनकी बीवी, शादी हुई है हमारी इससे। वैशाली ने अपना मंगलसूत्र राजीव को दिखाया, जिसे देख राजीव के होश उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राजीव से अब रहा नहीं जा रहा तो उसने सीधा सीधा अमृत से पूछ लिया, ब्रो तुम्हारा इसके साथ कोई अफेयर था क्या? तुमने अचानक बिना बताए इससे शादी कर ली। कहीं तुम दोनों का कुछ? अमृत से गुस्से में कहा, बकवास बंद करो राजीव, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। बहुत लंबी कहानी है, घर जाकर समझाता हूँ तुम्हें। फिलहाल इस तमाशा को, पोटली को यहाँ से लेकर चलते हैं, वरना पता नहीं यहाँ पर भी कोई तमाशा खड़ा कर देगी। वैशाली ये सब सुन रही थी। उसने गुस्से में अमृत को घूरा और कहा, तुमको का हम तमाशा करने वाले लगते हैं? जब तक कोई हमको तोड़ता नहीं ना तब तक हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जब कोई हमें छेड़ दे तो हम उसे छोड़ते नहीं। वैशाली की बात सुन राजीव मुस्कुराने लगा और अमृत से बोला, ऑल द बेस्ट ब्रो। और भाभी जी आपके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, वेलकम टू मुंबई। वैशाली मुंह बनाते हुए राजीव से बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले जल्दी से हमको घर लेकर चलो, हम उस सुनामी से मिलना चाहते हैं। राजीव कंफ्यूज हो गया, सुनामी? कौन सुनामी? वैशाली हंसते हुए बोली, जब हमारी शादी हो रही थी तब ये पता नहीं क्या बरबरा रहा था कि जब मेरे भाई को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है इनका भाई जो हमको सबक सिखाएगा। कोई बड़ी तोप का गोला है क्या? हम भी तो देखना चाहते हैं कि कौन है जिसकी धमकी पूरे बनारस को दे रहा था। राजीव समझ गया कि अमृत मृत्युंजय की बात कर रहा था। उसने वैशाली को समझाया, वो कोई तोप का गोला नहीं, खुद ब खुद पूरा का पूरा डायनामाइट है। एक एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हारे काम आएगी। मृत्युंजय से इस तरह बात मत करना। राजीव की बात सुन वैशाली खुश हो गई, लगता है कोई हमारी टक्कर का होगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो हम अपनी गर्मी में इधर कुल्फी की तरफ पिघल रहे हैं, हमको हमारे ससुराल लेकर चलो। राजीव ने हाँ में सर हिलाया और वैशाली के लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया। वैशाली बड़े ही आराम से मटकते हुए आगे चली जा रही थी। राजीव उसके पीछे जा ही रहा था कि अमृत ने उसे पीछे से पकड़ लिया। घर पर इस वक्त कौन कौन है? राजीव ने जवाब में कहा, निर्जला आंटी, रचना आंटी, राजेंद्र अंकल, पीताम्बर अंकल, वापी और विक्की घर पर है। शोभित, महक भाभी और मृत्युंजय कुछ ही देर में पहुंचने वाले हो। इतना कहते हुए अमृत भी वैशाली के पीछे पीछे वहां से निकल गया। राजीव कंफ्यूजन में अभी भी सबकी बातें सुन रहा था। राजीव, वैशाली और अमृत स्टेशन से घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में मृत्युंजय का फ़ोन आया था कि वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। अमृत पहले से ये सब सोचकर घबराया हुआ था। उसमें मृत्युंजय के आने की खबर सुनकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। कुछ देर में उन लोगों की कार सारंग विला की पार्किंग में आकर खड़ी हुई।
अमृत बाहर निकला और उससे घर की तरफ एक नज़र देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर वाले के सवालों के जवाब कैसे दे। जैसे ही वैशाली कार के बाहर निकले, सारंग बिल्ला को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे दादा, इतना बड़ा घर! हमने तो इतना बड़ा घर सिर्फ फिल्मों और सीरियलों की शूटिंग में ही देखा है। ये तो सच में बहुत बड़ा है। तुम तो काफ़ी रईस निकले। वैशाली की बात सुन अमृत इरिटेट हो गया। लालची औरत की तरह बर्ताव करना बंद करो। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी लालच साफ दिखाई दे रही है, तो ये लाड टपकना बंद करो। कम से कम मेरे घर वालों के सामने मेरा तमाशा मत बना। अमृत की बात पर वैशाली को गुस्सा आ गया। तुमने लालची किसको कहा बे? हम तुम्हें लालची दिखते हैं? अपने आप को समझते क्या हो तुम? हम भी रईस है। बनारस में हमारे मामा जी ठेकेदार है और हमारे बाप की 10 एकड़ ज़मीन है। तो अगर हमको तो तुम दिखाना ही मत। राजीव कार के बाहर आया और अमृत और वैशाली को फिर से लड़ते देख उसने अपने सर पर हाथ रख दिया। हे भगवान, इनका तो अभी ऐसे ये हाल है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। राजीव उन दोनों के बीच में आ गया और अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। अंदर भी जाना है या नहीं? अंदर सब तुम दोनों का अमृत का इंतजार कर रहे हैं। भाभी, आप तो सबके लिए सरप्राइज बनकर ही आई हो। राजीव फिर मन ही मन बोला, सरप्राइज या शौक ये तो अब घर वाले ही तय करेंगे। राजीव ने वैशाली को रास्ता दिखाया और घर के अंदर लेकर आया। अमृत उसके आगे चल रहा था। जैसे ही अमृत घर के अंदर दाखिल हुआ, सब उसे देखकर खुश हो गए। विकल्प भागते हुए अमृत के पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, ब्रो, फाइनली आप घर आ गए। मैंने आपको कितना मिस किया। आप तो भैया के शादी होते ही गायब हो गए। वैसे राजीव भैया काहे हैं आपके पीछे? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।